हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, उसको अच्छी तरीके से समझा था और उस पर एग्जाम्पल भी किए थे। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी ये है कि देखिए 13.1 के इंट्रोडक्शन में हमने जो देखा, यहाँ पर 13.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने जो देखा, ये जो दोनों चीजें हैं ये यहाँ पर काम में आएंगी ही आएंगी। इसलिए जरूरी ये है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए लाइन से, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम। बाकी पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मेंशन है ही, ठीक है। तो वहां से आप कोई भी चैप्टर आसानी के साथ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक्स हैं, तो प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो लाइन से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इधर उधर हमको ढूंढना नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो अभी हम 2 इवेंट की बात कर रहे हैं, आगे जाके 3 की भी बात करेंगे, ठीक है। तो 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे? तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी तो आएगी ही आएगी। तो अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई अफेक्ट ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, दैट्स इट। तो अकरेंस ऑफ ई जो है, अगर वो एफ के प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे तो उस कंडीशन में दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे? आपके इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट्स इट। तो ये सिंपल शब्दों में हमने समझा कि एक के होने से दूसरे इवेंट पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। डेफिनेशन की तो क्या बात करें, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पर करना क्या है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, ठीक है, हम इनको इंडिपेंडेंट कहते क्यों हैं, ये हम समझेंगे एक एग्जांपल से। अपनी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिया उसी से समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे, फिर हम सीधा डेफिनेशन पर चलेंगे, तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक। देखिए, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया कि अगर हमारे पास 52 कार्ड है, ठीक है, कार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने कार्ड हैं अपने पास? 52। सीधी सी बात है, 52 ही होते हैं। चलो, तो 52 कार्ड होते हैं हमारे। अब अगर इसके सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस में अगर देखा जाए तो कार्ड कितने रहेंगे? 1 से लेकर टोटल हमारे 52 कार्ड्स, ठीक। और एक चीज और, जो इवेंट्स रहेंगे हमारे वो एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इस सैंपल स्पेस से ही हम एक इवेंट लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक ताश की गड्डी है या फिर हमारे पास कार्ड्स हैं, तो एक इवेंट ई लेते हैं कि अगर इन कार्ड्स में से हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं तो वो कार्ड होगा स्पेड। तो ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, ठीक है। और हमको ये चीज पता है कि 52 कार्ड में अगर स्पेड कार्ड की बात करें तो टोटल कितने कार्ड होते हैं? टोटल 52 में से स्पेड अकेले ही 13 होते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और इवेंट लेते हैं, इवेंट एफ, कि अगर इन कार्ड में से हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं तो वो एस होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉन कार्ड इज एन एस, ठीक है। अब बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो ई और एफ दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो कार्ड में तो कॉम्बिनेशन ही होगा। तो अगर स्पेड और एस की बात करें तो आप बोलेंगे कि भाई एस अलग चीज होती है, स्पेड अलग चीज होती है। लेकिन कार्ड में अगर आप देखें, कार्ड में अगर आप देखें तो एस के कितने कार्ड होते हैं? टोटल 4। लेकिन उन 4 में से एक होता है एस ऑफ स्पेड, तो वही रहेगा आपका ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो भाई कार्ड्स का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर जरूरी है। क्लास 10th में तो हमने इस तरह का जब क्वेश्चन किया था तो बिल्कुल पूरा क्लियरली समझा था कि टोटल 52 कार्ड में से 13 कौन से कार्ड होते हैं, 4 कौन से होते हैं, सारी चीजें समझी थी। तो कार्ड का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, अगर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा एक कार्ड, जो कि हमारा हो जाएगा एस ऑफ स्पेड। तो ये एक ही कार्ड रहेगा। अब तीनों की हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड कर रहे हैं, तो ड्रॉन कार्ड इज स्पीड। 52 कार्ड में से, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 52, तो 52 कार्ड में से कार्ड स्पीड ही होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी 52 में से स्पीड कितने होते हैं? फेवरेबल के लिए 13 कार्ड होते हैं, 50 मतलब 52 में से स्पीड की बात करें तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 1 13, 13 4 52। तो 52 कार्ड में से अगर हम एक कार्ड निकालते हैं तो उसके स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक।
क्लियर। अब एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि अगर 52 कार्ड में से हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं जो कि एस होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितने एस होते हैं हमारे पास कार्ड में? 4। 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग होते हैं, 4 एस होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो ये हो जाएगा 1/13। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं अपन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई? एस ऑफ स्पेड तो एक ही कार्ड होता है इतने 52 कार्ड में से, तो 1 और टोटल कार्ड 52, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, बिल्कुल अलग थलग। एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, यानी स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ की भी प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि एफ के होने से ई पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, या ई के होने से एफ पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। यानी ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13 है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो फाइंड कर चुके, दोबारा से क्यों करेंगे? यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही फाइंड करेंगे, लेकिन कब? जब एफ हो चुका। तो इससे हम देखेंगे कि एफ के होने से ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। अगर फर्क पड़ता है, यानी प्रोबेबिलिटी अलग आती है, मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एफ के होने के बावजूद भी ई की प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम यही रहेगी, मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हालांकि इतना सब कुछ कहानी आपको नहीं करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो एक पूरा स्टेटमेंट है, उससे आप शो कर सकते हैं दो आपके जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो अब आप बोलेंगे ये कहानी हम कर क्यों रहे हैं भाई? कॉन्सेप्ट भी तो जरूरी है कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है, ठीक है। चलिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना भाई ऑलरेडी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है ना, ठीक है। चलो, तो यहां पर अब वैल्यू रख देते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया अपना? 1/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कहाँ है? 1/13। तो 13 से 52 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो आप यहाँ पर क्या देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई जब एफ हो चुका 1/4, और यही की यही चीज तो ये है ना। और देखिए ये अपना एक ही एक्सपेरिमेंट है, ध्यान दीजिए, सारा सब कुछ एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, एक ही एक्सपेरिमेंट है। टोटल 52 कार्ड ही है हमारे। ई इवेंट ई है, एक इवेंट ई है जिसमें हम स्पेड को होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा इवेंट एफ है जिसमें एस होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही इवेंट अपना एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यही का यही क्या है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारे दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, जो कि आया है 1/4। समझ में आई बात? देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4 आई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ भी 1/4 आई है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ये अपनी एक कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की। तो अभी आप जब डेफिनेशन देखेंगे आपको क्लियर होगा, लेकिन यहाँ एग्जांपल्स हमने पहले ही समझ लिया तो उसको आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये पूरी कहानी है। अब अपन बात कर रहे हैं कब कि हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करेंगे। तो बात वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही फाइंड करेंगे, लेकिन कब? जब ई गिवन हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूले, ये सारी चीजें जब आपको क्लियर होंगी, जब आप इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर ई इंटरसेक्शन एफ हो या एफ इंटरसेक्शन ई हो, बात एक ही है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/52 और एफ इंटरसेक्शन ई भी यही हो जाएगा 1/52। तो यहाँ रख देते हैं 1/52 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया हमारा 1/4 रख दीजिए,
4 से 52 कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम में, तो ये आ जाएगा 1/13। और आप क्लियर देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया, यहाँ पर भी 1/13, यहाँ पर भी 1/13। फर्क क्या है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/13 हमने अलग से निकाला था, लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी एफ निकाली है वो ई के होने पर निकाली है, लेकिन ई के होने के बावजूद भी वही की वही प्रोबेबिलिटी है, मतलब ई के होने से एफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कंडीशन निकली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के ही इक्वल आ गई, जो कि है 1/13। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो आपके दोनों इवेंट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अगर इसको नोट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, नहीं करना है तब भी चलेगा, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अपने घुसना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी वगैरह मैंने पहले से लिख रखा है। अब देखिए इसके बारे में जो सब कुछ बुक में आपको दिया गया है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, ये हम एक साथ एक बार में समझ लेंगे, क्योंकि इससे पहले जो एग्जांपल आपने समझा है ना, उससे आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे। देखिए एक लाइन ये है जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि E and F are two events such that probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of other, यानी एक के होने से दूसरे इवेंट पर कोई फर्क ना पड़े, इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जो कि हम एग्जांपल में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर दो डेफिनेशन दी गई हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है कि E और F जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे कब, अभी हमने देखा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F किसके इक्वल हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के। ये अभी हम बिल्कुल समझ कर आए एग्जांपल से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F में हमने ये अभी एग्जांपल से समझा था कि ये E के ही इक्वल था, F के होने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो F को हटा ही दो। अब यहाँ पर बस इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F के ही इक्वल रहेगा, भले ही E हो जाए। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो वही दोनों चीजें जो अभी हमने एग्जाम्पल में पूरी की पूरी फाइंड करी थी। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम जो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का एक पूरा एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बोल दिया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है गिवन E ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F के। बस बात ही खत्म हो गई। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, यही है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी ये है, अगर आप ये शो कर दोगे तो दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, दैट्स इट। अब अगर दो इवेंट हैं तब तो ठीक है, लेकिन तीन होंगे तब क्या होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे अभी। तो पहले तो अभी तो हम सिर्फ दो इवेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, अगर आप ये शो कर देते हैं इक्वल, तो दोनों इवेंट आपके हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। ये कैसे आया, देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी तो आपकी ये है, लेकिन क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E पर प्रोबेबिलिटी ऑफ F ही के इक्वल है। ये कैसे एग्जांपल में अपन समझ चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन शो कर देगा आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन में वही सेम चीज है कि E and F are two events associated with the same experiment, then E and F are said to be independent if probability of E intersection F equal to probability of E multiplied by probability of F, that's it। यही की सेम चीज है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तो बस खत्म। हालांकि इससे रिलेटेड अभी कुछ हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ने हैं तो वो भी पढ़ेंगे। तो मतलब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं,
अगर आपको शो करना है 2 इवेंट दिए गए हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बात आती है कि मान लो आपको बोला जाता है कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये शो करो, कुछ मत करो, E and F are not independent, तो कुछ मत करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, दैट्स इट। तो ये कंडीशन है E और F इंडिपेंडेंट होने के लिए, ये कंडीशन है E और F के इंडिपेंडेंट नहीं होने के लिए, बस। तो हालांकि इंडिपेंडेंट तक तो यहीं तक है, नॉट इंडिपेंडेंट की बात होती है तब ये, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो या फिर रिमार्क्स कह लो, इनको हम समझ लेते हैं क्योंकि इनको समझना भी जरूरी है। क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब F के होने से E पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और E के होने से F की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट की अगर डेफिनेशन भी आप देखेंगे तो वहां पर सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। इवेंट कुछ भी रहे, लेकिन अगर 2 इवेंट को आपको शो करना है कि वो इंडिपेंडेंट है तो आपको उनकी प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी पड़ेगी, यानी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में वो डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो चीज काम आएगी, तो देखिए ये चीज तो हालांकि हम अभी समझ चुके हैं कि 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट बोल लो। तो यहाँ पर यही बोला गया कि 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कब होंगे, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भाई सीधी सी बात है, हमारे जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब वो डिपेंडेंट है, बात ही खत्म हो गई। चलो अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है कि अगर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी एक की होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर उनकी डेफिनेशन की भी बात करें तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में वो डिफाइन है, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की हम बात करें तो भाई ये अलग ही चीज है। इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको कभी भी एक जैसा नहीं समझना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये अलग अलग चीजें हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो भाई हमारे जो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं वो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिना प्रोबेबिलिटी के तो हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है ये इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स ही डिफाइन होते हैं, क्योंकि जो अब कोई भी इवेंट रहेगा वो हमारे सैंपल स्पेस का क्या रहेगा, सबसेट, ठीक है ना। सैंपल स्पेस के सबसेट के फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये इन टर्म्स ऑफ इवेंट डिफाइन है, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट तो डिफाइन ही प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको कभी भी एक जैसा नहीं समझना है, सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो अब तीसरी चीज पर चलते हैं। अभी तक हमने बात करी 2 इवेंट के इंडिपेंडेंट होने की, लेकिन अब 2 एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक ये तो क्लियर हो ही गया हो कि एक्सपेरिमेंट अलग चीज है, इवेंट अलग। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया जिसका सैंपल स्पेस S1 ले लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लिया, इसका सैंपल स्पेस S2 ले लिया, हो सकता है इसे समझ में आ जाए। तो 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमने लिए हैं। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट किस कंडीशन में होंगे, कुछ नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में कोई इवेंट E है, इस एक्सपेरिमेंट में कोई इवेंट F है, और अगर E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो भाई आपके ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक हम इवेंट की बात कर रहे थे कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर थर्ड पॉइंट में हमारे यही बात हो रही है कि 2 एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट S1, एक्सपेरिमेंट S2, ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। तो अगर इनके जो इवेंट हैं ये इस तरीके से शो कर देते हैं तो दोनों हमारे जो एक्सपेरिमेंट है ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब फोर्थ चीज की हम बात करते हैं। अभी तक आपने देखा कि 2 इवेंट हैं तो कैसे शो करेंगे इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा जाते हैं 3 तब क्या करेंगे। तो पहले आप एक काम करिए, अगर इसको नोट करना है तो कर लीजिए, बाकी बुक में भी आपको ये मिल जाएगा। हम तो यहाँ पर सारी चीजें समझ रहे हैं बस, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको हटाते हैं, हम फोर्थ चीज समझते हैं। भाई 3 हमको दिए गए हैं इवेंट अलग अलग A, B और C। ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट कैसे होंगे ये देखने के लिए जरूरी क्या है, 4 अलग अलग कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक हो गई ये। अब A और B की बात होगी, अब B और C की बात करेंगे। तो BC, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ठीक है, अब AC की बात करेंगे, A इंटरसेक्शन C, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ठीक है, अब तीनों की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो ये चारों की चारों जो कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तभी ये तीनों इवेंट हमारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो तीनों की बात हो रही है, A, B, C। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मतलब A और B इंडिपेंडेंट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो B और C है, ये होती है तो A और C है। लेकिन अगर इन चारों में से एक भी नहीं होता है मतलब ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो बस यही चीज है कि चारों जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी ट्रू नहीं होती है तो ये जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। दैट्स इट, क्लियर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। सो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 10। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तो वहां पर आपने देखा था कि जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि अगर हमने एक के बाद एक 2 बॉल ड्रॉ करी हैं बट वहां पर वर्ड यूज हुआ था विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी यूज होगी तो वहां पर ये वर्ड तो यूज होगा ही होगा कि अगर हमने, या तो आपको ये बोल दिया जाएगा हमने साइमल्टेनियसली 2 बॉल निकाल ली, यानी एक साथ 2 बॉल निकाली हैं, और अगर एक के बाद एक बॉल निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर हमने एक बॉल निकाली, उसको अपने पास रख लिया, वापस से नहीं डाली हमने बॉक्स में, फिर दूसरी बॉल निकाली, मतलब एक के होने से दूसरे पर फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अ डाई इज थ्रोन, तो भाई एक ही डाई थ्रो करा है और एक ही बार थ्रो करा है, तो इसका सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एक डाई थ्रो हुआ है यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डाई पर यही 6 नंबर होते हैं। अब एक इवेंट ई है, क्या कह रहा है इवेंट ई, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो इवेंट ई ये कहता है कि वो जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल खुद 3 है और 6 है। ठीक है, अब इवेंट एफ में क्या बोला जा रहा है कि एफ बी द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज इवन। ये नंबर है ना, नंबर अपीयरिंग इज इवन, यानी कि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो जो नंबर अपीयर होगा वो इवन होना चाहिए। तो इवन नंबर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 2 4 6। अब ई इंटरसेक्शन एफ भी पहले फाइंड कर लो क्योंकि इसकी जरूरत लगती है। तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों में कॉमन, ये हो गया। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करते हैं अपन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं, एफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/6। बात क्लियर हो गई।
अब आगे चलते हैं, यहां पर ये बोला जा रहा है देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। हमको यहां पर ये फाइंड करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए हमको क्या चीज पता है, वी नो दैट इफ E and F are independent, then क्या, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर हम ये शो कर देते हैं दोनों इक्वल हैं तो यहां पर ये शो हो जाएगा कि E और F इंडिपेंडेंट है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट्स इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आया हमारा 1/6, तो ये हो गया 1/6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है अपना 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है 1/2। तो देख लो आप, बात खत्म हो गई। मतलब E और F क्या है, इंडिपेंडेंट। खत्म। तो क्वेश्चन देखिए कितने आसान है कि अब दो के लिए तो यही कंडीशन है अपने पास, दो इवेंट की, तो दो इवेंट थे ई और एफ, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई मतलब दोनों इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 12, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, ये अपना हो गया सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर इस सैंपल स्पेस में अलग अलग इवेंट हमको दिए गए हैं। हमको बोला गया है ई इवेंट जो है ये मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 हेड्स और 3 टेल्स, इवेंट ई लिख लेते हैं। तो 3 हेड्स तो ये रहे, और यानी जो कॉमा लगता है ना हमारा इसमें वो और को शो करता है, और 3 टेल्स यानी ये आएगा हिंदी में या ये या मीन्स इंग्लिश में और, ठीक। चलो एफ और जी दो इवेंट और हैं, तो मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखा है ना, एफ एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड ये रहे अपने, और ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, तो 3 हेड तो लिख ही लो। कम से कम 2, 2 से कम नहीं चाहिए है ना। एक ये हो गया और एक ये हो गया, बाकी सब में एक ही एक है, तो हमको कम से कम 2 हेड चाहिए, नहीं एक मिनट, टेल हेड सॉरी, ठीक है। अब जी की बात करते हैं, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम 1 हेड भी हो सकता है, और अगर हेड नहीं भी होगा तब भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 3 नहीं होना चाहिए, 2 हेड, 2 हेड, 1 हेड भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1 भी चलेगा, ये भी आ जाएगा इसमें। 1 हेड है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, कम से कम 1 भी चलेगा, टेल हेड, और टेल भी आ जाएगा। अगर हेड नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2, 3 हेड नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ऑफ द पेयर ई एफ ई जी एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट। तो यहां पर हमको ये बताना है, पहले तो ई एफ के लिए बताना है कि ई और एफ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, ई जी का बताना है कि ई और जी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, और एफ जी का बताना है कि एफ और जी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, सबके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। तो देखो ई और एफ की बात करते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ और फाइंड कर लेते हैं अपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। बस यही है, इंटरसेक्शन एफ हो गया, और क्या चाहिए, ई जी, ई और जी का। तो ई और जी में इंटरसेक्शन देख लो क्या क्या है, सिर्फ टी है, और क्या एफ जी, समझ में आ गई बात। अब सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम
टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 टोटल पॉसिबल आउटकम 8 यानी 4 1 जार 4 4 2 जार 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की बात करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 7/8। क्लियर। अब सबके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, अब ये आया कहां से, देखो जो पूछा है वही कर रहे हैं। ई एफ का पूछा है आपस में तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ कर लिया, ई जी पूछा है तो ई इंटरसेक्शन जी कर लिया, एफ जी पूछा है तो एफ इंटरसेक्शन जी फाइंड कर लिया और सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम एक ही है, टोटल पॉसिबल आउटकम 8, एफ इंटरसेक्शन जी फेवरेबल आउटकम 1 2 3 टोटल पॉसिबल आउटकम 8। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 पेयर हैं जिनकी हमको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ई एफ की। तो फॉर ई एंड एफ तो हमको ये शो करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये ट्रू शो हो जाता है मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया हमारा, कहां गया, ये रहा। ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, क्या मतलब हुआ इसका कि ई और एफ जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ई एफ का तो शो कर दिया, ई जी का और देखना है तो एक काम करते हैं अपन, इन चीजों की अपने को जरूरत है ये अपन हटा देते हैं और अगर आपको लग रहा है कि इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। सो यहां पर देखिए ई और एफ का तो हो चुका, अब ई जी के लिए देखेंगे। ई और जी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अगर ये इक्वल शो हो जाता है तो ई और जी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो डिपेंडेंट, दैट्स इट। तो ई इंटरसेक्शन जी कहां गया हमारा, ये रहा, ई इंटरसेक्शन जी 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 7/8। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहां पर कि 1/8 इज नॉट इक्वल टू 7/32। ठीक है, मतलब ई और जी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रहेंगे डिपेंडेंट। तो हालांकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि विच आर डिपेंडेंट विच आर इंडिपेंडेंट, तो अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब क्या होंगे, ये डिपेंडेंट। तो यहां लिखेंगे ई एंड जी आर डिपेंडेंट। ओके, चलो अब किसके लिए शो करना है, एफ जी। तो क्वेश्चन में जो जो पूछा था ना हमने सिर्फ उसी के लिए फाइंड किया। ई एफ के लिए पूछा तो ई और एफ का इंटरसेक्शन फाइंड किया, ई जी का पूछा तो ई इंटरसेक्शन जी फाइंड किया, एफ जी का पूछा तो एफ और जी का इंटरसेक्शन अपन ने फाइंड किया। चलो तो अगर ये शो कर देते हैं तो एफ और जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो एफ इंटरसेक्शन जी अपना है 3/8 इक्वल टू एफ का प्रोबेबिलिटी 1/2, जी का है 7/8। तो यहाँ पर फिर से वही कहानी हो गई, 3/8 इज नॉट इक्वल टू 7/16, मतलब एफ एंड जी आर डिपेंडेंट। ठीक है, तो ई एफ का पूछा था इंडिपेंडेंट, ई जी का पूछा था डिपेंडेंट, एफ जी का पूछा था डिपेंडेंट, दैट्स इट। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया है कंप्लीट। सो एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 13 अभी हम कर रहे हैं यहाँ तो हम शो कर देंगे और आगे जाके ये जो स्टेटमेंट है इसको एक तरह का फॉर्मूला लेकर हम चलेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ तो हम शो करेंगे अभी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ई एंड एफ ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं
इंडिपेंडेंट पूरा नहीं लिखा है, ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई डैश एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर? ठीक है, अगर ई एफ इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी। डैश मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ई और इसका कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं नॉट ई, और नॉट ई को शो करते हैं ई डैश से, कभी कभी ई बार से शो करते हैं और कभी कभी ई पर हम कॉम्प्लीमेंट यानी सी लगा देते हैं तो वही कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो अलग अलग बुक में आप अलग अलग चीजें देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, तो अलग अलग इसको शो करने के तरीके हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज काम में आएगी। ठीक है, ठीक, तो नोट करना है तो आप कर सकते हैं कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन दिस एंड दिस आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ओके, चल। सो यहां पर क्योंकि हमको बोला गया कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, और अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो मतलब ये हमको गिवन है। ठीक, ई और एफ इंडिपेंडेंट है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये हमको गिवन है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम वेन डायग्राम से समझेंगे, और हमको शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव probability of E intersection F dash equal to probability of E probability of F dash, ये शो करना है। तो सबसे पहले तो देखो अपन एक इवेंट, ये अपना सैंपल स्पेस ऐसे, इसके अंदर एक इवेंट E है, ये अपना इवेंट F है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यानी जो डैश लगा हुआ है उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की भी बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए E इंटरसेक्शन F क्या होगा, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका E इंटरसेक्शन F। अब सिर्फ इतने की बात करें तो ये E है अपनी, और अब ये जो कॉमन पार्ट है ये तो F का भी है और E का भी है, तो F को छोड़कर जो बाकी पार्ट है, तो देखो थोड़ा सा समझें, अलग से मैं फिगर बना रही हूं, ये है पूरा E, लेकिन ये जो इतना पार्ट है ये F का भी है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो इतना जो पार्ट रहेगा ये हो जाएगा E इंटरसेक्शन F डैश। F डैश मतलब F का कॉम्प्लीमेंट, F मतलब F और नॉट F मतलब F डैश। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये F का नहीं है, ठीक है, यानी नॉट F है ये, तो E इंटरसेक्शन नॉट F। तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे हम, ये अंदर का E इंटरसेक्शन नॉट F, F नॉट या फिर F का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इतना जो पार्ट है आपको क्रॉस जो बनाया है मैंने, उस क्रॉस में आप देखेंगे F नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट था ये F नहीं था। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ गोले बना देती हूं मैं, ये आपका यहाँ पर E कहीं पर भी नहीं है, जो गोले वाला पार्ट है इसमें E बिल्कुल भी नहीं है, तो E नहीं है, E नॉट या नॉट E या E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F। ठीक, तो E और F में जो जो चीजें हो सकती थी वो हमने अलग अलग कर ली, कि ये जो पार्ट है क्योंकि E इंटरसेक्शन F की बात हो रही है, E इंटरसेक्शन F नॉट की बात हो रही है, F नॉट या E F कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब वहां पर F बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ये जो पार्ट था क्रॉस वाला, आपने देखा ये सिर्फ E ही E है, तो E तो है लेकिन इसमें F नहीं है, तो F नॉट। यहां पर E और F दोनों है और यहां पर E नहीं है, मतलब E नहीं है, क्या है, F है। अब जो बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, यहां पर आपका E भी नहीं है और F भी नहीं है, ये जो बचा हुआ पार्ट है अपना, कैसे बताऊं इसको, ये ऐसा, ये जो बचा हुआ भाग है बाहर का आप देख पा रहे हैं, यहां पर E भी नहीं है और F भी नहीं है, मतलब इसको बोलेंगे E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट, ये। ठीक,
तो इसको खाली रहने दें, वही बेटर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं जो हमको शो करना है उस पर। ठीक है, ये शो करना है हमको इसके इक्वल, तो इसको लेकर चलेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ कहाँ दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है। तो इसको अगर लिखना है कैसे लिखेंगे, थोड़ा अलग फिगर बना के बता रही हूँ मैं। ये अपना पूरा गोला है ई का, ठीक, इसमें इतना पार्ट है अपना ई इंटरसेक्शन एफ का, लेकिन ये पूरा है क्या? ई। ठीक है, तो एक चीज देखें, ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ये इतना पार्ट, ठीक है, ये क्रॉस वाला। तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, पूरे ई में से, ये पूरा ई है लेकिन इसमें ये जो पार्ट है ये एफ का भी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ। इस फिगर को मैंने अलग से बनाया है, लेकिन ये जो क्रॉस वाला पार्ट है यही तो है अपना ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो पूरे ई में से इतना आप हटा दो, तो हमने लिखा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस जो हटाया वो क्या था, ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। इसको हमने ई इंटरसेक्शन एफ डैश कैसे लिखा था, क्योंकि यहाँ ई है लेकिन एफ नहीं है, मतलब एफ नॉट या नॉट एफ, तो नॉट एफ। ठीक, लिख लिया। अब ये तो अपने को पहले से दिया है, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो ये गिवन है, और गिवन है मतलब ये रहेगी कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लो तो बचा क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। ठीक, बात खत्म हो गई। अब आप बोलेंगे 1 माइनस पी ऑफ कैसे, अरे भाई अपन ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1। भाई दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं तो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहां से अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश फाइंड करना हो, ये अपन ने पढ़ा भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। और करा क्या है अपन ने, ठीक, तो हम लेकर चले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ये लिया है, तो मतलब क्या हो गया कि ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट हैं, तो यहां लिख देते हैं अपन, हेंस ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जाम्पल नंबर 14, तो एग्जाम्पल नंबर 14 में हमको बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए हमारे पास ये है, मतलब कि ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये अपने को गिवन है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, अब आगे बोला जा रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बात समझ में आई? यहां पर हमको बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ए यूनियन बी का, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने को दिया हुआ है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, तो रख देते हैं। तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ रहा है तो ले लो,
बात समझ में आई? देखो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी भी हो जाता है। इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया तो यहां बच्चा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए अभी पिछले एग्जांपल में अपन ने ये चीज करी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख रही हूं। ठीक, क्लियर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो बात समझ में आई? ये हमारा एज इट इज, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन निकाला तो बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम ये लिख रहे हैं, लिख दिया। अब देखो ये 1 एज इट इज, ठीक है, ये दोनों है टर्म, एक ये वाला, ये वाला, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन लिया। यहां क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ये 1 एज इट इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपना है ही, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बस। तो यही तो हमको शो करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश। आ गया? तो यहां पर पूरा कॉम्प्लीमेंट वाला खेल है। आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी इवेंट है, यहां हम ए अकेला लिख रहे हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। आप इधर से उधर करके इसके साथ खेलते रहिए, जैसी जरूरत लग रही है वैसा आप इसको चेंज करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने बस वही किया, ये अलग चीज है अपनी, है ना, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। तो देखिए इस एग्जाम्पल के साथ ही हमारी 13.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आज की क्लास में जो एग्जाम्पल हमने किए हैं और ये जो कॉन्सेप्ट समझाई आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया है, एग्जाम्पल नंबर 11, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ओके, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, एग्जाम्पल किए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।